Hello students, this is your lecture number 3, Vectors. This is the second lecture of our topic Mathematical Tool. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। ये आपको रिलेटिवली हर चैप्टर में आपको इनडायरेक्टली वे में यूज होगा। हर आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सभी चैप्टर्स में ये आपका मैथमेटिकल टूल है, ये इनडायरेक्टली वे में यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसमें कैलकुलेशंस भी आपको अच्छे से करना है और इसका मीनिंग भी समझना है। ठीक है, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बताइए। Any quantity which can be measured by any instrument is called physical quantity। जिन क्वांटिटी को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड। जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें टू क्वांटिटीज होती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड और सेकंड होता है उसका प्रॉपर यूनिट। ठीक है, जैसे हमने मास को मेजर किया तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? 6 kg। तो ये जो 6 है वो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, और इसका जो यूनिट है वो कितना है? kg है। ठीक है, यूनिट डिसाइड करता है अमाउंट। क्या डिसाइड? सॉरी, मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है अमाउंट एंड यूनिट डिसाइड करती है उस क्वांटिटी का नेचर। ठीक है, अब जैसे आपने बोल दिया कि कोई क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है, उसका है 6 मीटर। इसका मतलब है कि मीटर क्या है? वो क्वांटिटी कौन सी हमारी लेंथ है। ठीक है, और 6 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दोनों ही चीजें रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड एंड उसका प्रॉपर यूनिट। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि आपके घर की पोजीशन, आपने बोल दिया 2 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड हो गया 2, यूनिट हो गया किलोमीटर। लेकिन फिर भी कोई पर्सन आपके घर पे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता जब तक उसको प्रॉपर क्या नहीं हो? डायरेक्शन पता नहीं हो। ठीक है, यदि आपने उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया तो इस 2 किलोमीटर का वो कोई यूज नहीं कर पाएगा, वो आपके घर नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब उस क्वांटिटी को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो, मैग्नीट्यूड यूनिट सभी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, चार्ज। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये अज्यूम कर लीजिए कोई बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है 4 kg। ठीक है, इस 4 kg में उसकी डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आप उसको किसी भी साइड से मेजर कीजिए, उसका मास 4 kg ही मिलेगा। ठीक है, आपने एप्पल खाया, आपके अंदर एनर्जी आई। ठीक है, अज्यूम कीजिए आपने एप्पल खाया, आपके अंदर 20 जूल एनर्जी मिला। किस डायरेक्शन में मिला उसका कोई इंपॉर्टेंस है? वो तो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसलिए उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसलिए इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे आपने बोल दिया, एक एग्जांपल के लिए, ये कोई एक बॉक्स है, इस पर हमने 2 kg का, इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? क्या आप बता सकते हैं?
इट्स डिपेंड, यदि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसका मोशन इस साइड होगा, ठीक है, या फिर आपने ऊपर वाली साइड लगाया तो इसका मोशन किस साइड होगा, ऊपर वाली साइड होगा, ठीक है। लेकिन यदि डायरेक्शन नहीं बताया तो बिना डायरेक्शन के आप इसका मोशन बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिसका प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, क्लियर। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जिससे आपको बोल दिया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर हम क्या लग देंगे, एरो लगा देंगे। एरो लगाने से क्या हो जाता है, उस क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी प्रूफ हो जाता है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी है, क्लियर है। अब यदि हमने लिखा है ओनली एफ, इस टाइप से लिखा है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड। जैसे आपने बोल दिया कोई ऑब्जेक्टिव फोर्स है 3 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। 3 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया, और एक्स क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। लेकिन यदि मुझे ओनली मैग्नीट्यूड की बात करना है तो इसको बोलते हैं मॉड, तो इसका मतलब है 3 न्यूटन, क्लियर है। मतलब जो मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड एफ लिखा, मतलब हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। यदि हम शॉर्ट में मॉड को डायरेक्टली एफ भी लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू 3 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब है अभी हम पूरा डिस्कशन है वो किसके बारे में कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन हम ओनली जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, इसलिए हम कई बार उसको बिना एरो के भी लिख देते हैं। इसका मतलब है हम टोटल जो डिस्कशन है वो किसका हो रहा है, मैग्नीट्यूड का हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई भी वेक्टर्स होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं। किससे करते हैं, एरो से। तो मोस्टली हमारे ये एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये आपका माइनस एक्सिस होता है, सॉरी, ये वाला होता है आपका वाई एक्सिस, इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ये माइनस वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको बोल दिया कोई भी वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर होगा, इसको हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। कोई वेक्टर है आपका वाई डायरेक्शन में, तो उसको हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो जो आपका एक्स है, ठीक है, या वाई है, वो आपका डायरेक्शन हो गया। ये जो लेंथ है वेक्टर का, ये जो लेंथ डिसाइड करता है, ये जो लेंथ है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे एक दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, इसका लेंथ बड़ा है, मतलब ये जो ए वेक्टर, इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, और ये वाला है बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है, ठीक है। ये होता है इनिशियल पॉइंट, जो टेल होता है, ठीक है, टेल को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये होता है फाइनल पॉइंट, ठीक है। मतलब जिस साइड ये मूव कर रहा है, जैसे यहाँ से देखा जाए तो इनिशियल से वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर देखा जाए मतलब वो कहाँ की ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे आपने बोल दिया कोई वेक्टर है, इस वेक्टर में लेंथ उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एरो है ये क्या डिसाइड करने लग गया, उसका डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सेम है यदि हमने कोई बोल दिया कोई वेक्टर ऊपर वाली साइड है, मतलब वो किस साइड है, वाई डायरेक्शन में। और डायरेक्शन जरूरी नहीं एक्स और वाई में हो, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो आपका इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड होता है। और डायरेक्शन कौन सी होगी वो हम मेजर करेंगे अपने एंगल से, कि एंगल कितना है, ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा, ठीक है।
तो हम बात करने वाले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई वेक्टर है, जैसे अज्यूम कीजिए ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर। अब इसका जो लेंथ है उसी वेक्टर यदि हमने उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो आप बताइए क्या इसका लेंथ चेंज किया हमने? नहीं किया। डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं हुई। इसका मतलब ये भी आपका कौन सा वेक्टर होगा? ए वेक्टर होगा। इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें, हमने लेंथ सेम रखा है, लेंथ सेम रखा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और हमने उसका डायरेक्शन भी सेम रखा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब हमारा वेक्टर क्या है? सेम वेक्टर है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम उस प्लेन में, ठीक है, कहीं भी उसको शिफ्ट करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होता है, चाहे उसका हमने उसको शिफ्ट कर दिया, चाहे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया या आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, न तो आपका लेंथ चेंज होना चाहिए, मतलब न तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, और न ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए हम वेक्टर को कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं करना है ना। यदि हमने इसको आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया सेम, तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है मतलब उसका लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम रखा है मतलब वो वेक्टर भी कौन सा होगा? ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक वेक्टर्स के बीच में यदि हमें एंगल्स देखना है, ठीक है, क्या देखना है हमें? एंगल्स देखना है। तो वेक्टर के बीच में हमें एंगल तभी देखना है जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या फिर एंडिंग पॉइंट सेम हो। इधर देखिए, मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने बोल दिया एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इनके बीच का एंगल कितना है? 130 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 130 डिग्री। ठीक है, लेकिन यदि ये केस दिया है, यहाँ पे क्या है, दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम है, तो भी जो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है 70 डिग्री, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा? जैसे आपने ये वेक्टर, ये वाला एंगल दे दिया आपको 120। ठीक है, तो अब बताइए वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? तो देखो ना, तो ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है वेक्टर्स के, और नहीं एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब इनके बीच का जो एंगल दिख रहा है ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्या किया? शिफ्ट किया आगे की तरफ, है ना, ये शिफ्ट किया। शिफ्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है? न तो आपको डायरेक्शन चेंज करना है और न ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। अब देखिए ये एंगल 120 है। अब आपको ये चीज पता होगी कि पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ये वाला कितना है? 120 है। तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब यदि हमारे पास दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है या एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप ये कीजिए, हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना दे दिया? 150 डिग्री। तो आपको वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? हम इस वेक्टर को क्या करेंगे? आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो क्या होगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ाएं, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये वेक्टर तो हमारा फिक्स था, इस वाले वेक्टर ये वाला ऐसा था, है ना, इसको हमने क्या किया? पीछे खींच लिया। पीछे खींचेंगे तो क्या होगा? इसको हमने इस तरह से पीछे खींच लिया। ठीक है, पीछे खींच लिया। ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, मतलब वेक्टर को यदि आपको
एंगल दिया है तो ध्यान रखना है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें तभी देखना है जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो या फिर एंडिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेक्टर्स की। ठीक है, मतलब वो आपको डेफिनेशन कई बार ये नेम यूज होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है को इनिशियल वेक्टर, मतलब जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल, मतलब कॉमन इनिशियल वेक्टर। ठीक है, उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, इसलिए बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनेशन वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनेशन वेक्टर मतलब उनका ऐसे वेक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो उनको हम बोलते हैं को टर्मिनेशन वेक्टर। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी देखेंगे जब वो को इनिशियल हो या फिर को टर्मिनेशन वेक्टर हो। क्लियर? फिर आपका एक को प्लेनर वेक्टर। अब इधर देखिए, प्लेन क्या होता है, जैसे आपका ये एक्सिस होता है, ये वाला, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इस क्वांटिटी में इस वाले, जैसे इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में आप कहीं भी घूमिए, ठीक है, चेंज क्या होगा, आपका एक्स क्वांटिटी चेंज होगी या वाई क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन आपका जेड क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे कितने बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये एक प्लेन हमने बनाया, ये प्लेन हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, ये कोई प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन में कहीं भी घूमे उस प्लेन में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स को को प्लेनर वेक्टर, मतलब उसका प्लेन क्या है, सेम है। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर यदि उनका प्लेन सेम है तो उनको हम बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। मतलब ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में, ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में, ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में, ये सब वेक्टर कैसे हो गए, को प्लेनर वेक्टर। ठीक है, फिर आपका पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। यदि ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर अपोजिट साइड है, तो उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर बोल दिया, कोई भी सी वेक्टर बोल दिया, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अपोजिट है, और पैरेलल का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम। अच्छा, ये आपको पता होगा कि जब भी हम टू क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सेम क्वांटिटी मिलता है। जैसे हमने मास को मास से ऐड करेंगे, है ना, 2 kg प्लस 5 kg, तो आपको कितना मिलेगा, 7 kg, लेकिन वो क्वांटिटी क्या रहेगी, मास ही रहेगा। यदि हम टू फोर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। ऐसे ही यदि हम टू क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा वो भी क्या, फोर्स होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 4 kg में से 1 kg माइनस कर दिया तो 2 लीटर मिल जाएगा या 3 लीटर मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, सेम क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम नेचर का क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, यदि हम बोले कोई फोर्स है, ठीक है, 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, है ना, उसमें हम क्या करें, दूसरा फोर्स है F2, वो भी कितना है, 2 न्यूटन और एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, यदि हम दोनों को माइनस करें तो माइनस करें तो क्या होगा, बिल्कुल सेम है। यदि हम इनको F1 माइनस F2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये 0 कैसा होगा, इसका कोई डायरेक्शन होगा या मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो 0 समझ में आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अब 0 का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। लेकिन एज पर हमारी डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सेम क्वांटिटी मिलता है, मतलब टू क्वांटिटी को ऐड करेंगे, टू वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और टू स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्केलर मिलेगा। लेकिन वहाँ पे डेफिनेशन कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 0 क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 है और इसका जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है, मतलब इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये बस हमें इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, बस इसीलिए पढ़ते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आपका कुछ धीरे धीरे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आती जाएगी। ठीक है, अब से इक्वल वेक्टर, अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें कितनी
चीजें होती है। पहला होता है उसमें मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, और सेकंड क्या होता है उसमें डायरेक्शन। टू वेक्टर्स को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, दोनों चीज सेम होगी तभी हम क्या बोलेंगे उसको सेम बोलेंगे। जैसे आपका एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों का लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपका ए वेक्टर, ये हमने बोल दिया बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हम ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या हो सेम हो। यदि ओनली मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन डिफरेंट होगा तब भी हम उनको इक्वल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अपोजिट वेक्टर क्या होगा, ऐसे मैग्नीट्यूड जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन कैसी हो अपोजिट हो, उनको हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो किसी होगी ऑपोजिट होगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, अब बेसिकली आपको इस तरीके से ही लिखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में हम लिख देते हैं a इक्वल्स टू बी। यदि हमने एरो नहीं लगाया है इसका मतलब है हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, अब आपका आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा हम जब उसका कैलकुलेटिव यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रहे इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो। ठीक है, और इसका क्या होगा ओरिजिनल वेक्टर से सेम होगा। ओरिजिनल वेक्टर कौन सा होगा, जिससे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमें बोल दिया, जैसे एक फॉर्मूला समझ लीजिए, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर नहीं लगाते, इसके ऊपर लगाते हैं सब कैप। ठीक है, ए कैप कैप लगाए मतलब वो कैसा है यूनिट वेक्टर। तो ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो जो वेक्टर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा कितना 1, और जो डायरेक्शन होगी वो किसके जैसी होगी ए वेक्टर के जैसी होगी। ठीक है, और ए वेक्टर क्या है इसका ओरिजिनल वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर से हमने इसको बनाया है। ठीक है, जैसे हमने कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, बी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर बनाया तो उसको हम लिखेंगे बी कैप, तो वो क्या होगा बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। ठीक है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 1, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया सेम एज बी वेक्टर, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही क्या है इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इसको हम और भी आगे यूज पढ़ेंगे, जब हम इसका यूज करेंगे वहां समझ में आएगा। तो इसका यूज क्या होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने में, क्या यूज है टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इसका यूज हम याद रखना क्या है। ठीक है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यदि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जैसे आपने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी में हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही रहेगा क्योंकि हम उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या दे देगा अपनी डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो इसका यूज होता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने में। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसका यूज क्या है टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्या होता है बिना मैग्नीट्यूड चेंज करे, तो लिख सकते हैं विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको यूज होगा, इसका आपको ध्यान रखना विशेष है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आती है हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर को एडिशन के बहुत सारे रूल है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन। ठीक है, तो सब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
इसे आपको बोल दिया एक ये वेक्टर है प्लस ये वेक्टर है, इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर, दोनों को ऐड किया तो क्या होगा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग में ध्यान क्या रखना है, आपको मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब हमने बोल दिया सी वेक्टर, सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ठीक है। तो जो सी वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, कौन सा होगा, थर्ड वन, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेन किया है हमने किससे, ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ देखिए क्या है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब यदि ये टू वेक्टर जो है किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसकी थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। अपोजिट ऑर्डर मतलब ये कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट साइड से होगा। क्लियर है, इसे भी हम देख लेते हैं। अब आप लोग करिएगा, ये वेक्टर है प्लस ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर अज्यूम कर लीजिए, ये आपका बी वेक्टर, दोनों को ऐड करिए, ए वेक्टर ये लगा दिया आपने, बी वेक्टर ये लगाया, तो थर्ड वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्ट है ये वाला वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो और भी हो सकता है, एक ए वेक्टर आपका ये है प्लस बी वेक्टर ये है, इनका सम क्या होगा, आपने बनाया ए वेक्टर ऐसा बनाया, बी वेक्टर को उसके आगे लगा दिया, सी वेक्टर आपका थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा ट्रायंगल की, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट साइड से होगा, ठीक है। सेम फार्मूला, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको बस आपको ट्रायंगल से बनाना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यदि आप इसको इधर उधर शिफ्ट कहीं भी करते हैं, लेकिन तो ध्यान क्या रखना है, न तो आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है और नहीं उसका क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। बाकी आप उसको प्लेन में कहीं भी घुमा सकते हैं विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये होता है आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सेम वही चीज है, जिससे आपका ये वेक्टर है और एक आपका ये वेक्टर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर और ये बोल दिया बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा दूसरे वे में देखें, यदि हम एक पैरेललोग्राम बना लें तो बी वेक्टर को उठा करके इधर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, मैग्नीट्यूड भी वही रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखना है। तो ये भी हो गया आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर को उठा करके यहाँ पे ले आए हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखा, तो ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो सेम रूल पढ़िए, आप क्या लिखा है पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर if two vectors acting simultaneously at the point of represent of magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing through the point represent the resultant in the magnitude and direction, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझिए कि यदि कोई भी टू वेक्टर्स हैं किसी एक पैरेललोग्राम की, ठीक है, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, उसके डायगोनल से, किससे रिप्रेजेंट होगा, उसके डायगोनल से, ठीक है। ये वाला भी आपका हो गया, ये वाला भी हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे कितने डायगोनल हो सकते हैं, ये भी है और एक ये भी डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है ना। तो कौन सा वाला डायगोनल सिलेक्ट करना है, विच पासेस थ्रू को इनिशियल पॉइंट, कौन सा वाला डायगोनल सिलेक्ट करना है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। क्लियर है, तो आपको वो वाला सिलेक्ट करना है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब आपका ये वाला वेक्टर रहेगा, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये भी आपका बी वेक्टर होगा और ये भी आपका ए वेक्टर होगा। ए वेक्टर किसके इक्वल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, आपके सी वेक्टर, ठीक है। और यदि आप इनको भूल जाते हैं, मान लो इतना वाला पोर्शन आपने छोड़ दिया ये वाला, तो ये भी क्या बन गया, ट्रायंगल रूल बन गया ना, ट्रायंगल लॉ से भी हो जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों जो है वो सेम ही है, ठीक है। फिर आपका आता है
पॉलीगॉन लो, यहाँ पे हम कितने 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन में क्या है, बहुत सारे वेक्टर हैं। जैसे ये वेक्टर प्लस ये प्लस ये प्लस ये, आप इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इन चारों को ऐड करिए। तो इन चारों से आप क्या बनाइए, एक दूसरे को अरेंज करिए सीक्वेंस में। एक बी सी वाला इधर आएगा, डी वाला इधर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, उसकी लास्ट साइड वाला, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई वेक्टर। तो आंसर कितना हो गया, ई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका सबका सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ए, यहाँ से ए स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ए खत्म हो गया तो बी स्टार्ट हो गया, बी यहाँ पे खत्म हुआ सी स्टार्ट हो गया, सी यहाँ पे खत्म हुआ डी स्टार्ट हो गया, और इसका सीक्वेंस ऑपोजिट है। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो जाता है, आपको एक डायग्राम दे देते हैं, जैसे एक ये डायग्राम दे दिया। अब आपको ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर और ये बोल दिया जी वेक्टर। ठीक है, तो अब कौन कौन से वेक्टर्स का सम इक्वल है ना, मतलब किसके इक्वल है, तो इधर देखिए सेम डायरेक्शन वाले, ये वाला कैसा है, सेम डायरेक्शन में, मतलब एफ वाला वेक्टर है ना प्लस जी वेक्टर, और एक और देखो ये सी वेक्टर भी अपोजिट साइड वाला है, प्लस सी वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के सम के इक्वल होगा। क्लियर है, मतलब सेम डायरेक्शन वाले ऐड होते हैं, अपोजिट वाले अलग जाके ऐड होते हैं। तो इसलिए इसको सीक्वेंस करने के लिए आपको एक और अच्छा मेथड है, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होके वापस वहीं आइए, यदि सेम डायरेक्शन में तो आप उनको ऐड करते जाइए, अपोजिट वाला है तो उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए मिला आपको प्लस बी भी सेम सीक्वेंस में, सी अपोजिट सीक्वेंस में, डी सेम सीक्वेंस में, ई आपका सेम सीक्वेंस में, एफ आपका अपोजिट सीक्वेंस में और जी भी आपका अपोजिट सीक्वेंस है, और फाइनली कितना उनका सम 0 है। तो यहाँ पे माइनस वाले को ऐड करके दूसरी साइड भेज दिए, तो आपका आंसर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी सी नहीं होगा, सी अपोजिट है, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। फिर आपको सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करना है। ठीक है, अब ये देखिए कि अब हमने ये तो पता लग गया कौन कौन से वेक्टर का सम कौन कौन से वेक्टर के सम के इक्वल है, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर वैल्यू चाहिए ना। ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ए वेक्टर बी वेक्टर का सम किसी भी सी वेक्टर डी वेक्टर के इक्वल है, लेकिन उसका जब भी हम मेजरमेंट करें तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता होनी चाहिए ना, कि कितना मैग्नीट्यूड है, कौन सी डायरेक्शन है। जब तक हमें ये सब पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम उसका एक्चुअली कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बस थ्योरेटिकली हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर वैल्यू के लिए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो हम करते हैं कौन से रूल से यूज करते हैं, पैरेललोग्राम रूल से करते हैं। कौन से रूल से करते हैं, पैरेललोग्राम, मतलब हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर, उसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। ठीक है, बस ऐसा नहीं बोल देंगे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रायंगल की थर्ड साइड से होता है, ये तो क्लियर हो गया थर्ड साइड से होता है, लेकिन उस थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, उसका डायरेक्शन भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही चीज करते हैं कि प्रॉपर उसका लेंथ और मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं, जैसे हमें करना है, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करना है। ये ए वेक्टर है, फिर कैपिटल में ये लेता हूँ, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। यदि मैं ओनली ए लिख रहा हूँ
इसका मतलब मैं किसी बात कर रहा हूँ ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि ए वेक्टर लिखा उसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग समझ। अब देखिए हमें क्या है, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके ऊपर बना दिया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वो भी हो सकता है। बी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया सर, शिफ्ट करके बना दिया, तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर होगा। ये आपका कौन सा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर और बी के बीच के एंगल कितना दे दिया हमने, थीटा। कितना आ गई बात समझ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये चीज हमें आ गई कि रिजल्टेंट आपका ये वाला वेक्टर होगा, और इसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल हो गया, ठीक है। कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम, इसको बोल दिया ओ, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, ए स्मॉल बी, और इसको बोल दिया स्मॉल सी। तो अब हमें प्रॉपर फाइंड करना है ओसी का लेंथ, मतलब जो ओसी साइड से है, जो डायगोनल, उसका हमें लेंथ फाइंड करना। जो लेंथ होगा वही हमारा एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। अब कुछ लोग यदि ये सोच रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ऐड करने का, ठीक है, सोच रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखिए मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने चलो इस साइड से फोर्स लगाया, तो इसका मोशन इस साइड होगा, कोई समस्या है नहीं है। चलो फिर हमने एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो इसका मोशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये हमने बोल दिया F1 और ये बोल दिया F2। तो हमें F1 फोर्स लगेगा तो किस साइड मोशन होगा, क्लियर है। F2 फोर्स लगेगा तो हमें मोशन किस साइड होगा, वो क्लियर है। लेकिन दोनों एक साथ लगा दिए तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब हमें क्या होगा, ये F2 वेक्टर इधर है, F1 वेक्टर इधर है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उस रिजल्टेंट क्या डायरेक्शन होगी, कितना मैग्नीट्यूड होगा, किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये सब हमें फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत लगी, वेक्टर एडिशन की, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं वेक्टर एडिशन, ताकि हम यदि वेक्टर्स को ऐड करें तो हमें प्रॉपर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलना चाहिए। अब वैसे तो हमें ट्रायंगल लॉ से उसका लगभग आइडिया हो जाता है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसकी पूरी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, और उस पॉइंट को हमने बोल दिया डी। अब यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं बताओ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, ओ सी डी, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी। दिखा, यहाँ पे टू राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब हमें देखो, हमें फाइंड करना है ओसी का लेंथ, ठीक है। और उसी का जो लेंथ होगा वही कितना होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो हम यहाँ पे देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, वो यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ सी डी पे। तो ओसीडी में यदि हमने देखा तो हमें क्या मिला, ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, या सी डी डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ओसी स्क्वायर तो ओसी स्क्वायर है, इसी हम उसको लिखते हैं सी वेक्टर का इस मैग्नीट्यूड को। ओडी को क्या लिख सकते हैं, ओडी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर, और सी डी को लिखेंगे सी डी का होल स्क्वायर। अब हमें ओ ए तो पता है, ए वेक्टर है, लेकिन न तो हमें AD पता है और न ही हमें CD पता है, ठीक है। मतलब हमें AD और CD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम करते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD, अलग से बना लेते हैं हम। इस टाइप का आपका ट्रायंगल है, ये आपका बी वेक्टर है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये आपका ए है, ये डी है, और ये आपका सी है। इसका मैग्नीट्यूड बी है, मतलब इसकी जो लेंथ होगी उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी। अच्छा आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में हमने साइन कॉस टेन पढ़ा है, ठीक है।
अब हमें एडी फाइंड करना है, एसी पता है, मतलब इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज पता है और बेस फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस आपका एडी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एडी अपॉन एसी को लिख सकते हैं बी, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, जो हमें एडी चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें सीडी निकालना है, मतलब हमें सीडी निकालना है और एसी पता है, तो क्या यूज करेंगे, गेस करिए। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ में आया, हमने क्यों पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम यूज करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है सीडी, बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। तो सीडी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एसी साइन थीटा, और एसी को हमने क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। ठीक है, तो एडी की वैल्यू पता है और सीडी की वैल्यू पता है। देखो ओसी स्क्वायर, ओसी को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, क्योंकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, एडी को हमने लिखा ए प्लस बी, एडी यहाँ से देखिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सीडी को हमने लिख दिया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, 2ab होता है ना, तो अब यहाँ पे कितना होगा 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो सी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है आपने, फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने लिखा था, शायद यही सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर ही होगा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यदि आपको डेरिवेशन नहीं भी पता है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो आपको डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, नहीं भी आएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और अलग से लिख के और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वापस से हम वही डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा था ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर, है ना, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ये भी हमारा ए वेक्टर था, ये भी हमारा बी वेक्टर था, तो ये हमारा था रिजल्टेंट सी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल टू लिखा था हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा एंगल आपको पता था थीटा था, ये भी कितना था, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया था, ये मुझे थीटा मिला था, ये हमने नाम दिया था ओ, ए इसको बोला था बी, इसको बोला था सी और इसको बोला था डी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर मिला सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको लर्न होना ही चाहिए।
डेरिवेशन नहीं भी पता है तो भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें कितनी क्वांटिटीज है आपके पास। यहाँ पर सी है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, सी है, ए है, बी है और थीटा है। मतलब कितने हैं, 4 क्वांटिटीज। तो इसमें से आपको 3 क्वांटिटीज गिवन रहेगी, 4th वन क्वांटिटी आपको फाइंड करना रहेगी। मोस्टली आपको रिजल्टेंट वेक्टर सी फाइंड करना होगा या फिर थीटा फाइंड करना होगा, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा सी और थीटा ही फाइंड करें। आपको ए भी फाइंड करना सकता है, बी भी फाइंड करना आ सकता है, लेकिन कॉमनली है ना, इन जनरल आपको एंगल फाइंड करना रहेगा या फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये सी क्वांटिटी है जो रिजल्टेंट है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि हमने ए और बी एज्यूम करे फोर्स है, तो रिजल्टेंट भी आपको फोर्स ही मिलेगा, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हम डायरेक्शन किससे निकालते हैं, एंगल से। तो वो एंगल हम कौन सा लेते हैं, tan थीटा। तो tan, अब ये जो एंगल था, सॉरी, ये वाला एंगल किसके बीच का था, आपका ए और बी के बीच का एंगल था, ठीक है। ये वाला भी थीटा था, ये वाला भी थीटा था, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है वो हमने लिया अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको, ओ सी डी। परपेंडिकुलर कितना है, सी डी अपॉन बेस, बेस कितना है, ओ डी। तो सी डी कितना है, हमने निकाला था लास्ट स्लाइड में, देखो सी डी हमारा था, ये रहा सी डी, कहाँ गया, ये रहा सी डी, दिखा कितना था, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ओडी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ओडी को हमने लिख दिया था ए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए है, प्लस एडी, एडी को हमने देखो क्या लिखा था, एडी को क्या लिखा था, बी कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है tan अल्फा। अब यदि आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, यदि इसकी वैल्यू 1 मिल गई तो अल्फा की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 की, है ना। √3 मिला, यदि आपको मिला tan अल्फा इक्वल टू ना √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। क्लियर। और यदि हमें कुछ वैल्यू ऐसी मिलती है जहाँ पे हमें नहीं पता होता, जैसे आपको बोल दिया tan अल्फा 1/2 है, अब हमें एक्चुअली सभी डिग्री तो नहीं पता, हमें किसकी पता है, 0, 30, 60, 90, है ना, 45 की भी पता है, इसके अलावा तो बाकी की वैल्यूज नहीं पता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं और इस टाइप से लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, tan इनवर्स 1/2, ठीक है, इनवर्स करके लिख देते हैं बस, ठीक है। वैल्यू नहीं निकाल पाते तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपको आ जाता है कि tan अल्फा दिया है 2 या बोल दिया 1/2, तो क्या आप साइन अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बना, ये एंगल कितना है, अल्फा बोल दिया। tan थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है 2, तो हाइपोटेनियस कितना होगा बताओ, होगा √5, बेस का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर होल स्क्वायर का रूट। तो अब हमें तीनों साइड पता है, तो आप साइन अल्फा भी निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हो गया 1/√5, है ना। ऐसे सब वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस भी निकाल सकते हो, कॉस अल्फा भी बता ही देता हूँ, कॉस अल्फा कितना होगा 2/, ठीक है। ये हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, tan अल्फा कितना होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। अब ये इतना टफ फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये आपको याद करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 फॉर्मूले है, कौन कौन सा, एक तो मैग्नीट्यूड का है, कितना है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है।
उसके एंगल का फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, कंफ्यूज मत होना। ये जो भी हम सब कर रहे हैं ये कौन से किस वैल्यू के लिए कर रहे हैं? जब सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए कर रहे हैं, उसके लिए वैलिड होगा। क्लियर है? यदि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि आपका z वेक्टर किसके इक्वल है? x वेक्टर प्लस y वेक्टर के इक्वल है, तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? z स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। आई बात समझ में ना? यदि हम चलो और भी ले लें, यदि मान लो बोल दिया मैंने a वेक्टर इक्वल टू बोल दिया b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। आ गई बात समझ में? आपको उसको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है? यदि आप फोर्स के लिए F फोर्स किसके इक्वल है? F1 प्लस F2 के इक्वल है, तो आपको क्या फॉर्मूला बनेगा? F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। आ गई बात समझ में? अब ये जो फॉर्मूला है वापस से बताइए क्या था, किसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ना? किस फॉर्मूले के लिए वैलिड है वो? सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए ये कंडीशन है। तो आपका जो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होगा। और उसका जो डायरेक्शन होगा tan अल्फा किसके इक्वल होगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब अमाउंट, अमाउंट वाला फॉर्मूला ये है ना? तो क्या फॉर्मूला? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? अभी मैक्सिमम कब हो सकता है? जैसे आपने बोल दिया एक फिक्स एक वेक्टर ले लिया, ये ए वेक्टर ले लिया, मतलब मैग्नीट्यूड आपने ले लिया 3 न्यूटन, और बी वेक्टर आपने ले लिया, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है? अब ये हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एग्जांपल हमने लिया, फोर्स लिया, है ना? मतलब न्यूटन में वैल्यू, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फोर्स के लिए वैलिड होगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब के लिए वैलिड है। ठीक है? सेम प्रोसीजर, लेकिन हम एग्जांपल किसका दे रहे हैं? न्यूटन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोर्स से, है ना? लेकिन जो भी हम चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सभी एप्लीकेबल होगी सभी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ना। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला सिर्फ फोर्स का है ना, सभी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड होगा। अच्छा, अब देखिए यदि हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम दिखना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, ठीक है? ये हम कैसे देखेंगे? गेस करिए कितना होगा मैक्सिमम और कितना होगा मिनिमम। देखो हम कैसे करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए ए फिक्स है, ए क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो ए भैया फिक्स है हमारा, कितना? ए का स्क्वायर 9 होगा। बी स्क्वायर फिक्स होगा, कितना? 16 होगा। 2a भी फिक्स है, लेकिन हम वेरी क्या कर सकते हैं? cos थीटा को वेरी कर सकते हैं, मतलब हम वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग एंगल्स पे रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में यदि हम रखते हैं तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज होगा। यदि हम मैक्सिमम की बात करें, सी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो फिक्स होगा, तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos थीटा मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है बताइए? cos थीटा का टेबल लिखवाया था, तो वहां देखिए cos थीटा मैक्सिमम कितना होगा? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कब होता है? 0 पे या 90 पर? बताइए कितना होता है? 0 डिग्री पे 1 होता है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना? और cos थीटा मैक्सिमम होगा तो सी भी क्या होगा?
मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इधर देखिए सी मैक्स क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ये तो कोई फॉर्मूला सा बन गया हमारा कि नहीं बना? फॉर्मूला सा बन गया यार ये तो हमारा। तो सी मैक्स, चलो इसको इधर उठा के ले आते हैं। चलो देखो देखो इसको, सी मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर बन गया। ये तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, है ना। तो सी मैक्स कितना हो गया, ए प्लस बी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी के। इसका मतलब है कि यदि आपके पास एक फोर्स है 3 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन का, तो आप मैक्सिमम कितना फोर्स बना सकते हो, 7 न्यूटन। कितना बना सकते हो, 7 न्यूटन। लेकिन कब बना सकते हो 7 न्यूटन, जब दोनों को कैसा अप्लाई करो, दोनों को आप सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए। अपने सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 न्यूटन का मिलेगा। ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा फोर्स आप इस फोर्स से इन दोनों को मिला करके अचीव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैक्सिमम का आ गया तो मिनिमम का भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वापस से वही फॉर्मूला हाँ रिपीट करो, क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखना है, 2ab कॉस थीटा। तो मिनिमम की बात करते हैं, सी मिनिमम कब होगा, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, कॉस थीटा मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा मिनिमम का कितना होता है, कब होता है, 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है। जब थीटा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मिनिमम हुआ या नहीं हुआ, 0 हुआ, लेकिन मिनिमम नहीं हुआ। ये वैल्यूज साइन कॉस टेन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है, कॉस थीटा मिनिमम है ना, मिनिमम होता है कितना, -1। कितना होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लास्ट वाली है ना, लास्ट में हमने पढ़ा था ये सब वैल्यूज निकालना। मतलब थीटा जब कितना होगा, मैक्सिमम है ना 180 होगा, तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो सी मिनिमम बात करते हैं, सी मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री, है ना। कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा मिनिमम कितना होगा, -1। तो सी मिनिमम कितना होगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये भी एक फार्मूला सा दिख रहा है। तो सी मिनिमम इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, ए माइनस बी। ठीक है, मतलब जो वेक्टर्स है उनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उनके डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, या फिर आप इधर देखिए, इसको जरूरी है क्या, ये लिख सकते हैं, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला वही होगा ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, मॉड लगा देते हैं। मॉड लगा देते हैं मतलब हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए सेम होगा। ठीक है, तो अभी हमने बात किया था, हमारे पास 2 फोर्स थे, एक कितना था 3 न्यूटन का था और एक 4 न्यूटन का था। तो इनका मिनिमम कितना मिलेगा, उनके डिफरेंस के इक्वल। जो मिनिमम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 न्यूटन। लेकिन कब मिलेगा, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री होगा। तो 180 का मतलब है जो मिनिमम फोर्स होगा वो कितना हुआ हमारा, 1 न्यूटन। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको फोर्स कब मिलेगा, जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, अपोजिट साइड्स होंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। इसे आप ऑब्वियसली समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट की दर कितना है, 4 न्यूटन है। मिनिमम कब होगा, यदि इस साइड से करेगा तो उसका सपोर्ट होगा,
मिनिमम करना मतलब उसका अपोज करना है, और अपोज कब अच्छी तरीके से हो सकता है जब आप उसको अपोजिट साइड में करो। ठीक है, मिनिमम समझ में आया। मैक्सिमम कब होता है जब कितना हो 0 डिग्री हो और मतलब सेम साइड हो, और मिनिमम कितना होता है जब वो अपोजिट साइड हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं, ये बात क्लियर हो गई कि दोनों का यदि डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब यदि 0 डिग्री है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। दोनों आपके ऑपोजिट साइड से हैं तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। मतलब 0 मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी होगा, और मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी। मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगी, a प्लस बी से कितनी मिलेगी, a माइनस बी तक वेरी करेगी। ठीक है, जिसे आपने बोला कि यदि हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो आपको कितना मिलेगा, 7 न्यूटन। 7 न्यूटन से आपने क्या किया, एंगल को बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे आप एंगल बढ़ाते गए, ये कर दिया, ये कर दिया, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और मिनिमम कब हो जाएगी, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम कितना था, 1 से लेके 7 न्यूटन तक सभी वैल्यूज आपको मिलेगी। मतलब a माइनस बी से लेके कहाँ तक, a प्लस बी तक की सभी वैल्यूज आपको मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, हो सकता है 1 डिग्री पे अलग वैल्यू होगी लेकिन वो 7 से कम होगी, है ना। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो वो 7 से कम होती कहाँ तक जाएगी, मिनिमम तक जाएगी, और मिनिमम कितना है, 1। ठीक है, मतलब किसी भी वेक्टर एडिशन टू वेक्टर हम ऐड करते हैं तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उनके डिफरेंस के इक्वल होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, उनके सम के इक्वल होगी। क्लियर है, मतलब सभी वैल्यूज मिलेगी। तो एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं 1 और 7 के बीच में 5 न्यूटन होगा, कहीं ना कहीं वैल्यू 5 न्यूटन मिलेगी। कब मिलेगी देखते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बीच में कहीं रिजल्टेंट वैल्यू 5 मिलेगी तो 5 रख दिया। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। सॉल्व कीजिए, चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा, ये 25, ये 25, 0 इक्वल्स टू 24 cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब यदि ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो उनका रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, 5 न्यूटन। यही बात समझ में। तो हम कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन को समझिए। कंक्लूजन क्या है कि जो ए वेक्टर, जो आपका सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कहाँ तक लाई करती है, ए माइनस। ठीक है, मतलब इसके बीच कहीं भी इसकी वैल्यू हो सकती है। मिनिमम ये हो सकता है आपका मिनिमम जब कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। ये मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसके बीच जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे मैग्नीट्यूड आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो सी वेक्टर, अच्छा क्वेश्चन समझिए, यदि आपको ये दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, अच्छा सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैन ग्रेटर देन ए वेक्टर, इसका आंसर बताइए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग है। ठीक है, एक
जो सी वेक्टर की वैल्यू a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक है, मतलब जरूरी नहीं वो a से बड़ा हो, a से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए a हमारा कितना था 3 न्यूटन था, ठीक है, और b हमारा था 4 न्यूटन था। तो मिनिमम आपको कितना मिला था 1 न्यूटन, मैक्सिमम आपको मिला था 7 न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन है जो सी है, ठीक है, सी की वैल्यू ए से भी कम हो सकती है, ए से ज्यादा भी हो सकती है, बी से कम हो सकती है, बी से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमेशा ए माइनस बी के से छोटी नहीं हो सकती और ए प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती, उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपको दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वाली कंडीशन दी है, देखो कंडीशन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इक्वल टू 2 टाइम्स सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये कंडीशन दिया है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर है, तो कुछ फार्मूला क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉल्व करिए। हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 2bc cos थीटा। पुट कीजिए वैल्यू ए वेक्टर का। अब देखो मैग्नीट्यूड रखना है तो आप पूरी इक्वेशन किसी सिंगल वेरिएबल में बना लेते हैं। सिंगल वेरिएबल बताओ कौन सा ले, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं। चलो पूरी इक्वेशन ए में बनाएं, चलो ए में बना लेते हैं। बी को कितना लिख सकता हूँ, देखो बी को a बाई रूट 2 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू a बाई रूट 2 लिख सकता हूँ, a बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस c को कितना लिख सकता हूँ, c को भी कितना, देखो इसको भूल जाइए है ना, इसको और इसको इक्वल कीजिए तो c को भी कितना लिख सकता हूँ, a बाई रूट 2 लिख सकता हूँ, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस a बाई रूट 2 इंटू 2 तो है ही सही, इंटू a बाई रूट 2 cos थीटा। इक्वेशन बनाइए, देखो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू कितना मिला 0। cos कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, सेम मेथड यदि हम बात करें, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके हमने बताया कि इसको हम जरूर नहीं पूरी इक्वेशन ए में बनाए, पूरी इक्वेशन बी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू देखो कितना लिख सकते हैं हम, b इक्वल टू a इक्वल टू हमने लिख दिया रूट 2b होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, और देखिए रूट टू कैंसिल हो गया तो b इक्वल टू c है ना, c स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2b स्क्वायर cos थीटा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। क्लियर है? अब जैसे आपको बोल दिया कोई भी कि आपका इस वाली कंडीशन के लिए a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, चलो सिंपल वाली कंडीशन ले लेते हैं ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू दिया है आपका c वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका 4 न्यूटन, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका 6 न्यूटन, एंड जो थीटा है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर वो आपको दे दिया 60 डिग्री।
फाइंड सी वेक्टर। क्या करना है? सी। अब देखो सी वेक्टर फाइंड करना है मतलब हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिए। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सी स्क्वायर कितना होगा? सी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्टली मैं आंसर पुट कर देता हूँ, 16 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 60 डिग्री। cos 60 होता है 1/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है? 52। एंड ये कितना cos 60 कितना 1/2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 6। 76 इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर तो हम सी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट 76। 76 के रूट करिए कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग होगा, तो सी इक्वल टू कितना हो गया? 2 रूट 90। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। रही बात डायरेक्शन की, तो क्या है, किसी को याद है फॉर्मूला? कितना लिखा था? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। और tan अल्फा, बी की वैल्यू क्या है? 6 साइन 60 अपॉन ए कितना है? 4 प्लस बी कितना है? 6 कॉस 60, है ना। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो 6 इंटू √3/2 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू tan अल्फा। अब ये वाली वैल्यू हमें पता तो नहीं है, ठीक है, तो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर हम यही करके छोड़ देते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? tan इनवर्स 3√3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और वही सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, और आपको बोला है सी वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पॉज करके आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बना सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल चलो हमने ए ले लिया है ना, तो सी इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो -1/2 इक्वल टू cos थीटा। अच्छा, cos थीटा की -1/2 वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू देखो आपको किसके सेकंड क्वार्टर में क्या चीज नेगेटिव होती है? हमने बताया था फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, मतलब cos किसका होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है, कि भैया यदि हमने कोई ए वेक्टर है 10 न्यूटन का, बी वेक्टर भी है कितना? 10 न्यूटन का, और उनके बीच का एंगल कितना रख दें? 120 डिग्री रख देते हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपको कितना मिलता है? 10 न्यूटन ही मिलता है। क्लियर है? इसलिए ये केवल इसी एंगल पर पॉसिबल है ना। यदि आपको ऐसा बोल जाए कि टू अमाउंट के सेम वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा? 120 होगा। या फिर इसका अपोजिट, आपने 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को 120 डिग्री पर रख दिया, ठीक है,
तो रिजल्टेंट जो होगा उसका भी कितना मिलेगा, 5 न्यूटन ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है 120 का। ठीक है, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, कुछ स्मॉल स्मॉल से रूल हैं, ठीक है, जिस आपको समझना है। वेक्टर एडिशन का कम्युलेटिव रूल, कम्युलेटिव रूल ये बोलता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट वेक्टर को पहले ऐड करें या सेकंड वेक्टर को ऐड करें। ठीक है, किसी को भी हम आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनको ऐड करना है। तो हमने कैसे किया, ये और इनको ऐसे अरेंज कर दिया और ये आपका वेक्टर बन गया। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ये वाला जो सी वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। सेम एज यदि हम क्या करें, बी वेक्टर को इधर बना सकते हैं और ए वेक्टर को इधर बना सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में देखिए, आप ऐसे चलिए, ठीक है, तो आपको सी वेक्टर किसके इक्वल मिलेगा, पहले आपका ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट तो आपको सी वेक्टर ही मिला ना, चाहे हमने बी प्लस ए किया ए प्लस बी किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, एडिशन एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो पेयरिंग पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बोल सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करें, उसमें हम सी वेक्टर ऐड करें, या फिर ए वेक्टर में क्या ऐड करें, बी वेक्टर, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर को ऐड करें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एक पॉलीगॉन बना लिया, अभी आपका हो गया डी वेक्टर। ठीक है, तो किसके इक्वल है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ग्रीन वाला कौन सा वेक्टर होगा, ये हमने बोल दिया कोई भी एक्स वेक्टर। तो एक्स किसके लिए होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे घूमिए, है ना, कितना होगा, जो डी वेक्टर है तो किसके इक्वल आएगा, एक्स वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, और एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी। ठीक है, अब यदि हम डायगोनल इस टाइप से बना लें, ये वाला कोई भी वाई वेक्टर, तो वाई वेक्टर को हम कितना लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब यहाँ से ऐसा घूमते हैं तो आपका जो डी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, और वाई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, वो भी आपको क्या मिला, डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों डी वेक्टर की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम उनको किसी भी आगे पीछे पेयरिंग चेंज कर दें, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन है। जैसे आपको बोल दिया हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ठीक है, आपको बोल दिया ए वेक्टर ये है आपका, और बी वेक्टर हमने अज्यूम कर दिया ये वेक्टर आपका बी वेक्टर, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से सोचिए, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, माइनस बी वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट बना दिया, ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो अब आंसर हो गया ए वेक्टर आपका ये हो गया प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ऐसा था, दोनों को ऐड करिए तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट हो गया सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? तो आपको मतलब वेक्टर माइनस करना है, मतलब क्या करना है, माइनस वेक्टर को ऐड ही करना है। ठीक है, तो कोई सब्ट्रैक्शन के कोई अलग रूल नहीं होते, जो आपके एडिशन के रूल है वही क्या है,
सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। अब देखिए, चलो एक क्वेश्चन होते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये लिया था हमने 4 न्यूटन, ये था आपका 6 न्यूटन और इनके बीच का एंगल था हमने 60 डिग्री। अब हमने बोल दिया कि हमें ये एक और वेक्टर दे दिया 10 न्यूटन, इन तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। चलिए हमने पहले क्या किया, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाला, 4 और 6 का रिजल्टेंट, चलो हमें ये मिल गया, ठीक है। और ये हमें एंगल कितना मिला था आपको पता है, 10 अल्फा कुछ अजीब सा मिला था ना, कितना मिला था, शायद 3√3 अपॉन कितना मिला था, 7, ठीक है। अब हमें यदि 10 न्यूटन और ये वाले वेक्टर को यदि सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला कितनी सॉरी कितनी वैल्यू मिली थी, 2√19 है ना, इस वाले वेक्टर को सॉल्व करना है, तो क्या ये हम एंगल बता सकते हैं क्या, कितना है, तो एंगल हम नहीं बता सकते ना यार, क्योंकि हमें ये 10 अल्फा एक्चुअली पता ही नहीं है कितना डिग्री है। हम अप्रोक्सीमेट जरूर बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं बता सकते। जब तक ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी ना तो हम ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे, और ये वाली वैल्यू जब हम नहीं निकाल पाए, जब हमें एंगल ही नहीं पता है, तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे बता सकते हैं। हाँ, गेस जरूर कर सकते हैं कि ये भैया इस साइड होगा या इस साइड होगा, लेकिन कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस वाले और इस वाली लाइन के बीच में होगा, कितना होगा कोई हमारा एस्टिमेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब हम जो ये फॉर्मूला मेथड है ये ओनली किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें ओनली 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। यहाँ पर 3 वेक्टर 4 वेक्टर हो गए, वहां पे ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर हम नया मेथड यूज करके लाते हैं जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये मेथड हमारा क्या हो गया है, फेल हो गया पूरी तरीके से, है ना। हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। रिजोल्व करना मतलब उसे तोड़ना, ठीक है। हम वेक्टर्स को तोड़ते हैं, ठीक है? जैसे हमारे ये एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। कोई भी आपको ये वेक्टर दे दिया, कितने न्यूटन का दे दिया, 10 न्यूटन, है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये हमने एग्जांपल न्यूटन फोर्स से ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फोर्स के लिए वैलिड है। दिस मेथड या जो भी लॉज है वैलिड फॉर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल यदि थीटा है, वेक्टर क्वांटिटी तो एंगल तो होगा ही। अब ये जो फोर्स है इसके इफेक्ट्स हैं, एक इस डायरेक्शन में इफेक्ट है जिसको हमने बोल दिया एफ एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में इसका कुछ इफेक्ट लग रहा है और कुछ इफेक्ट लग रहा है वाई डायरेक्शन में भी। कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो उसको हमने बोल दिया एफ वाई, ठीक है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में, मतलब एक्स भाग अलग कर लिया और वाई भाग अलग कर लिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेकली लिखा है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसे हमने परपेंडिकुलरली टू एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया, मतलब एक्स इफेक्ट को अलग देखेंगे, वाई इफेक्ट को अलग देखेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में रिजॉल्व करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इस फोर्स के जो भी चेंजेस होंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये किसी वैल्यू को एक्सेलरेट करे, रिटार्ड करे, शेप चेंज करे, उसके लिए एफ एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा। और वाई डायरेक्शन में ये ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, मूव करता है, नहीं करता है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एफ वाई। मतलब इसको हमने परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वर्टिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल का कोई रोल नहीं रहेगा, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं, अब ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन ही गया, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख ही रहा होगा, ये है आपका हाइपोटेनस, चलो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो अब हमें हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा आपको याद होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है हमारा निकालना है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, इसको बोलते हैं 8 है।
कोई भी एफ है, तो बेस आपका कितना हो गया एफ कॉस थीटा। ये वाला एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई एफ कॉस थीटा। सेम एज यदि हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा एच, एच कितना है हमारा एफ है, हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा, मतलब जो एफ वाई है वो कितना हो गया एफ साइन थीटा। मतलब इसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, एफ डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंजेस होंगे वो एफ कॉस थीटा करेगा, वाई डायरेक्शन में जो भी चेंजेस होंगे एफ वाई थीटा करेगा। चलो हम वैल्यूज ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू ले ली हमने 60 डिग्री है ना, तो एफ साइन थीटा कितना होगा, एफ कॉस थीटा कितना होगा 10 कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2 है ना, कितना हो गया 5 न्यूटन, सॉरी। और वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, एफ 10 है साइन 60, साइन 60 कितना होगा √3/2 होता है ना। ये वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए तभी आपसे सॉल्व होगा, है ना, बार बार आप टेबल देख के नहीं कर सकते। तो एफ वाई डायरेक्शन में कितना हो गया 5√3। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जो भी चेंजेस होंगे इसलिए वाई 5√3 न्यूटन की वजह से होगा। एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितना होगा एफ एक्स, मतलब 5 न्यूटन होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखो हमने एक बात बोली थी यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और वो क्या काम करता है, उसका काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब वो काम करता है हमें डायरेक्शन देने का। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। क्या होता है आई कैप, इसका मतलब है यदि किसी भी हमने लिख दिया, चलो अपन बताते हैं। और वाई डायरेक्शन का होता है जे कैप, वैसे ही जेड डायरेक्शन का होता है के कैप, वो भी आगे आएगा। तो इस फोर्स को देखो हम ऐसे लिख सकते थे, फोर्स को हमने लिखा था 10 न्यूटन 60 डिग्री, और इसी फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन मतलब आई, तो 5 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है 5√3 जे कैप न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन आगे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए आप इस फोर्स को ऐसा लिखें या फिर इस फॉर्म में लिखें, दोनों का मीनिंग पूरी तरीके से सेम ही है। क्लियर है, चलो और हम वैल्यूज लेके देखते हैं। ठीक है, अब मान लो बोल दिया आपको, इससे ये हमने वैल्यू 20 डिग्री 20 मीटर मीटर से ले लेते हैं ना, और ये बोल दिया 30 डिग्री, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको बोल दिया 20 मीटर इन 30 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री डायरेक्शन में। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो ये वाला कितना होता है, यदि ये डिस्प्लेसमेंट डी है तो ये होता है डी कॉस थीटा होता है, और ये वाला होता है डी साइन थीटा। तो याद रखने के लिए हमेशा ये याद रखिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल पता होता है उस डायरेक्शन में होता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा साइन। ठीक है, जैसे इस एक्सिस के साथ एंगल पता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस साइड होगा कॉस कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में होगा साइन कंपोनेंट। तो डायरेक्टली लिख दो डी कितना है 20, कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 इक्वल टू होता है 20 इंटू √3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10√3। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, डी कितना है 20 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2, तो कितना हो गया 10। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 10√3 आई के प्लस 10 जे के। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो इधर देखिए, यदि ये वाला 30 है तो रेड वाला कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला 60 है वाई एक्सिस के साथ। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल पता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे डी कॉस 60 भी लिख सकते थे, और इसको लिख सकते थे डी साइन 60। डी कॉस 60 कितना होगा, डी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, तो 20 इंटू 1/2, तो आंसर कितना होगा 10। यहाँ पे डी कितना है 20, साइन 30 कितना होता है साइन 60 √3/2, तो कितना हो गया 10√3। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है
जिस एक्सिस के साथ एंगल पता है उस डायरेक्शन में आपको लेना है कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये मत सोचना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल साइन होता है या कॉस होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल पता है कौन सा है, कॉस है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या होगा, साइन होगा। क्लियर? तो डायरेक्टली डी है, एंगल थीटा है, डी कॉस थीटा, ऊपर वाला डी साइन थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको रिजॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम इस मेथड से इस मेथड में आना तो सीख गए, अब इस मेथड से ऊपर वाली मेथड में जाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई डिस्प्लेसमेंट डी दिया हुआ है, कितना अभी हमने लिखा है, tan i के प्लस tan √3 j के। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं हमने क्या लिखा था, उल्टा लिख दिया है ना, निकाल लेते हैं वापस से हम। tan √3 i के प्लस tan j के। अब ये फोर्स है, ठीक है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो आई कैप और जे कैप है, ये भी टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन आई क्यों कौन सी डायरेक्शन का है, एक्स वाई डायरेक्शन का है, सॉरी आई एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है tan √3, और वाई डायरेक्शन कितना है tan j कैप। तो टू वेक्टर्स का सम है। ठीक है, अच्छा, दोनों आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, आई और जे परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 है। मतलब ये डी वेक्टर है, टू वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं एफ एक्स, सॉरी डी एक्स बोल सकते हैं, उसको बोल देते हैं डी वाई। डी एक्स वेक्टर और डी वाई वेक्टर दोनों का सम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स डी वाई कॉस थीटा। तो dx और dy कितना होगा, dx का होल स्क्वायर करिए, tan √3 का होल स्क्वायर प्लस tan का होल स्क्वायर प्लस 2 tan √3 इंटू tan इंटू कॉस, दोनों को इसका एंगल 90 है तो cos 90 लिखिए। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, tan √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 300 प्लस 100, तो आपका d इक्वल टू हो गया √400 इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, d इक्वल टू लिख दिए 20। अब ये वाला टर्म हमेशा, ये वाला टर्म 0 होगा, क्योंकि cos हमेशा 90 होगा, i और j के बीच में हमेशा एंगल 90 होता है, और हमेशा 90 होगा, तो ये वाला टर्म हमेशा 0 होगा। मतलब हमें दोनों टर्म का होल स्क्वायर करना है। तो इजीली यदि हमें निकालना है, ठीक है, यदि आपको बोल दिया कोई भी फोर्स है, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के फॉर्म में दिया है, तो डायरेक्टली आप जो एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लिख सकते हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। लेकिन डायरेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि ये वाला टर्म हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, वापस से जैसे हम दे दिए कोई वेक्टर, देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी एक फोर्स की वैल्यू है, 5i प्लस 3j। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है कि जो x कंपोनेंट x डायरेक्शन में जो इफेक्ट है और y डायरेक्शन का इफेक्ट का हम रूट ले लेते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 25 प्लस 9 इक्वल टू √34। मतलब ये इस फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। जरूर नहीं कि हमेशा क्या मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी वो दिया 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 5। ठीक है, अब अभी हमने ये तो देख लिया कि इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन डायरेक्शन में तो होगी ना, क्योंकि हम हमेशा कोई भी क्वांटिटी को लिखते थे मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी लिखते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, उसका डायरेक्शन भी लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्शन,
अच्छा यहाँ पर टू वेक्टर्स है हमारे पास, एक आई डायरेक्शन का वेक्टर है और एक जे डायरेक्शन का वेक्टर है, और हमारे पास ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या होता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है हमारा 3i है, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और जो 4j वो हमारा वाई डायरेक्शन के अलोंग है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0, तो डायरेक्टली कितना हो गया b अपॉन ए। मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए जो एंगल होगा tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 डायरेक्टली, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं यदि आपको एंगल देखना है तो tan अल्फा इक्वल टू होगा f या कोई भी क्वांटिटी x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, क्योंकि b है तो हम लिख सकते हैं y कंपोनेंट, या हम लिख सकते हैं कोई भी क्वांटिटी, यदि फोर्स है तो एफ वाई बाई एफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास हम दोनों क्वांटिटीज को, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखने का जो तरीका होगा वो कितना होगा, 5 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन कितना हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3। क्लियर, ये इसका तरीका हो गया। चाहे आप ऐसे लिखिए या b इक्वल्स टू ऐसे लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। लेकिन ये वाला मेथड क्या तो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जहाँ पर मल्टीपल क्वांटिटीज आ जाती है वहां पर ये चीज काफी इजी हो जाती है। जिससे हमने एक क्वेश्चन लिया कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक, इसमें एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इस साइड लग रहा है आपका एंगल 60 बोल दिया, ठीक है, बोल दिया 20 न्यूटन, इस साइड हमने बोल दिया 10√3 न्यूटन, सॉरी केवल एंगल 30, आंसर अच्छा आएगा 32। एक ऊपर आपने वैल्यू ले ली 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, इसको बोल देते हैं F1, ये फोर्स आपका F2, ये F3 और ये F4। इन चारों का आपको रिजल्टेंट निकालना है, मतलब जो नेट फोर्स होगा F वो कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अब चारों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो पुराने वाले मेथड से इन दो को सॉल्व करोगे, उनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, कोई भी एक नंबर है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो फिर हम बार बार उसको अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं वो वाला रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन हम कंपोनेंट निकाल, चलो F1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकता हूँ 30i, इसका i डायरेक्शन में इफेक्ट है और j डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, इसको लिखते हैं 30j। F2 को अब डायरेक्टली लिखना है हमें बार बार, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना है। x कंपोनेंट में क्या होगा, cos कंपोनेंट होगा, है ना, जिस एक्सिस के साथ एक एंगल पता है उस डायरेक्शन में होगा x कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y कंपोनेंट, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इसको 20 cos 30 i के प्लस 20 sin 30 j के, डायरेक्टली कितना होगा 20 इंटू √3/2 i के प्लस 20 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 j के। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ 10√3 i के हो गया प्लस 10 j के। F3 की बात करें तो F3 क्या होगा, F3 हमारे पास ऊपर है तो इसको लिख सकते हैं 0i के प्लस 20 j के, क्योंकि उसका पूरा का पूरा इफेक्ट y डायरेक्शन में, x अलोंग के कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। F4 ये x के अकॉर्डिंग, लेकिन माइनस x के अकॉर्डिंग है, तो -√10√3
10√3 आई के प्लस 0 जे के। अब इन चारों को ऐड करिए, देखो आई में आई ऐड करिए, जे में जे ऐड करिए, तो 30i 10√3i, ये -√3i, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपको नेट फोर्स आ जाएगा 30i। जे को देखिए 0 है, 10 है, 20 है, ये 0 है, तो प्लस कितना हो गया 30 जे। ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स होगा। रिजल्टेंट निकालना है, रूट के अंदर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 30√2। ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर y कंपोनेंट अपॉन i या j कंपोनेंट अपॉन i कंपोनेंट, तो j कंपोनेंट कितना होगा 30 डिवाइड बाय 30, मतलब वेन, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितना अच्छा आंसर हो गया कि जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा 45 डिग्री पे होगा, कहाँ होगा 45, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 30√2। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पुराने वाले मेथड से, जो फॉर्मूला मेथड है, उससे हम ये चीज नहीं कर पाते। क्लियर है। अब हमें देखना है यूनिट वेक्टर। हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा था, क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता था, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड होता था 1 और डायरेक्शन कैसी होती थी ओरिजिनल वेक्टर की जैसा। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया ए वेक्टर, ए वेक्टर कोई भी बोल दिया 3i प्लस 4j, इसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है। ए वेक्टर लिया हमने, उसको ए केप, ए केप का फॉर्मूला क्या है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड निकाल लो अलग से, √3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब √25, √25 मतलब 5, तो 5 से डिवाइड करो। इसको हम लिख सकते हैं 3/5 आई के प्लस 4/5 जे के। अच्छा, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ए कैप, रूट के अंदर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, कितना आएगा देखो, √9/25 प्लस 16/25, 25/25, मतलब आंसर कितना हो गया 1। क्लियर है, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, अच्छा इसकी डायरेक्शन देखो ओरिजिनल वाले की, tan अल्फा, tan अल्फा निकालो कितना होगा, tan अल्फा निकालो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। यहाँ पे निकालो एंगल, tan बीटा बोल देते हैं, अल्फा ही ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4/3 डिवाइड बाय 3/5, सॉरी 4/5 है ना, 4/5 अपॉन 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 4/3। मतलब देखिए एंगल वही है, मतलब डायरेक्शन वही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, भैया हमें बोल दिया कि आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब ए वेक्टर का हमें डायरेक्शन ले लिया और हमें क्या चाहिए 10 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, तो हम लिख देते हैं 10 ए कैप। तो 10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि ए कैप का हमने मल्टीप्लाई करने पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड खुद का 1 होता है, और इसने क्या दे दिया डायरेक्शन दे दिया। आ गई बात में, तो हमने लिख दिया कोई भी डिस्प्लेसमेंट है टी, वो किसका है 10 ए कैप है, मतलब इसका क्या काम हुआ टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, ये केवल क्या चेंज करता है, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और जितना मैग्नीट्यूड 10 है उतना ही 10 रहेगा, क्योंकि खुद का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो यहाँ पे आपको आई होप स्केलर और वेक्टर में कुछ कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अभी हमने पढ़ा है बस एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन और भी पढ़ेंगे, एंड प्रोडक्ट एंड कुछ न्यूमेरिकल्स, किस टाइप से लास्ट 10 इयर्स में आईजेएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। डायरेक्टली आपको ओनली आईजेएस का क्वेश्चन तो रेयरली मिलेगा जो पूरा 100% बेस्ड हो आपके वेक्टर्स पर, लेकिन धीरे धीरे हम दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम यूज करके देखेंगे कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना।
बाकी यह चैप्टर आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके लिए यूज होगा, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे आपका मोशन हो, लॉज ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, ठीक है। ये चैप्टर आपका हमेशा यूज में आता रहेगा वेक्टर, ठीक है। थैंक यू। ये आपका लेक्चर नंबर 3 एंड है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन।